हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स, और हम उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एकेडमी। 2018 was the glorious year. At that year, there were 120 selections from our academy in the CAPF services. This is photo of mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commandant CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA Psychology by qualification and pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law. He is author of 3 best-selling books for CAPF Assistant Commandant Preparation for McGraw-Hill Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF Assistant Commandant exam in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer on a class 1 rank with Government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is about me. My name is Utkarsh Tamboli. I have 2+ years teaching experience in both forms, offline and online, and I am preparing for the civil service examinations as an history as an optional subject. So कल के लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द वर्धनाज एंड साउथ वाले जितने भी स्टेट थे जिनमें चोलाज, चालुक्याज, देन पल्लवाज वगैरह ये सब इन्वॉल्व होते थे। तो अभी होता क्या है, जो अर्ली स्टेट हमने देखे थे उस टाइम पे, तो उनके सक्सेशन स्टेट जो है वो उसके बाद चालू हो जाते हैं। अब हमने देखा था कल के टाइम पे देयर वर द चालुक्याज, चालुक्याज के बाद यहाँ पे आते राष्ट्रकूटाज, उसी टाइम पे यहाँ पे पहले देखा था हमने पल्लवाज, उसके बाद आते हैं लाइटर चोलाज। तो इसी टाइप में सक्सेसर जो स्टेट होते नए नए वो वहां पे आना चालू हो जाता है। सो आज हम देखेंगे अबाउट द ट्राई पार्टिएट स्ट्रगल। नाम ये देखो, ट्राई पार्टिएट यानी कि ट्राई यानी कि 3, पार्टिएट यानी कि पार्टीज, यानी कि 3 ऐसे किंगडम्स थे या फिर एम्पायर्स थे जिनके बीच में ये स्ट्रगल या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल। सो यहाँ पे भी देखते हैं अबाउट राइज ऑफ राजपूत्स। तो राजपूत जो है उनका राइज कब हुआ था? राजपूत्स को कहा जाता है कि ओरिजिनली दे वर कॉल्ड एज राजपुत्राज यानी कि प्रिंसेस। तो उनके जो राजपुत्र है उसी के नाम से राजपूत नाम जो है वो डिराइव ऐसा कहा जाता है। जनरली अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया जो था, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरे एरिया में अर्लियर देयर वर द राजपूत डिनेस्टीज हु यूज्ड टू रूल। बट जैसे ही हम मिडिवल फेज में जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द अकबर, तो ये वाला जो एरिया यानी कि आज का राजस्थान वाला एरिया, तो ये वाला एरिया पूरा एज अ राजपूताना कंसिडर किया जाता है। बट ओरिजिनली ये पूरा एरिया जो था, यहाँ तक कि कालाचूरीज वगैरह वो सारा एरिया, वो भी राजपूत्स के यानी कि राजपूत डिनेस्टीज के अंडर रूल करता था। ओके, उसके बाद अभी राइज ऑफ राजपूत जो है वो कौन से डेट से कौन से डेट तक हुआ था? ओके, दिस वाज फ्रॉम द 647 AD टू 1200 AD। तो इतने फेज में देयर वाज द राइज ऑफ राजपूत्स। उनको कहा जाता है दे वर द डिसेंडेंट ऑफ द लॉर्ड रामा यानी कि सूर्यवंशी, और लॉर्ड कृष्णा यानी कि चंद्रवंशी, और द हीरो हु स्प्रैंग फ्रॉम सैक्रिफिशियल फायर्स यानी कि अग्निकुंड यानी कि अग्नि से जन्मे वाले। सो देयर आर द 3 थ्योरीज। सबसे पहला जो राजपूत है, कुछ राजपूत जो है वो सूर्यवंशी है, कुछ राजपूत जो है वो चंद्रवंशी है, और कुछ राजपूत जो है वो खुद को अग्नि से यानी कि फायर बॉर्न या फिर सैक्रिफिशियल फायर से जन्म लिए हुए ऐसा मानते हैं। राजपूत बिलोंग टू द अर्ली मिडाइवल पीरियड, और ये जो हमने देखा यहाँ पे ये पूरा पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज अर्ली मिडाइवल पीरियड। ओके, उसके बाद फ्रॉम डेथ ऑफ हर्षा टू 12th century द डेस्टिनी ऑफ इंडिया वॉज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ वेरियस राजपूत डिनेस्टीज, एंड दिस मैप शोज विच डिनेस्टीज यूज टू वर्क। ये पूरा का पूरा मैप ये दिखाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया वाला मैप जहाँ पे वेरियस राजपूत डिनेस्टी उस टाइम पे रूल करती थी। ओके, देन ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल। तो इनमें कौन सी 3 पार्टीज है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पालाज, एंड थर्ड आर द राष्ट्रकूटाज।
these are the three parties who used to continuously conflict with each other and that's why they are called as tripartite struggle. और यहाँ पे जो zigzag वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे you can see these are the fluctuating borders and these borders जो थे पूरे, so these borders are mainly the bone of contention. Why? Because if you see these borders contain the fertile land of various rivers. These borders contain fertile land of various rivers and these borders were important source of the revenue at that time. और revenue जो था यानी कि taxation वो mainly उस टाइम पे जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. ओके, तो जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड और जितनी ज्यादा एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड उतना ज्यादा वहां पे टैक्स आता था, रेवेन्यू जमा होता था एंड दैट्स व्हाई दिस स्ट्रगल हैपेंड. आगे देखते हैं. अभी सबसे पहले देखते हैं प्रतिहाराज. यहाँ पे हमने देखा था प्रतिहाराज का मैप, देखो गुर्जर प्रतिहाराज. अभी इनके बारे में एक स्टोरी ऐसी भी है, दीज वर द गुर्जराज, जो हमने देखा था कि जो हुनास थे, हुन्स, तो उन्होंने गुर्जर्स के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करना चालू कर दिया था. तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी इन्वेजन्स हुए थे बाद में इन द इंडिया, तो उन इन्वेजन्स को इन गुर्जर्स जो भी रूलर्स थे उस टाइम पे, तो उन्होंने रेजिस्टेंस किया था. तो रेजिस्टेंस करने को उसको कहा जाता है प्रतिकार और उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ प्रतिहार. सो दिस इज वन काइंड ऑफ मिथिकल स्टोरी. जो गुर्जर्स थे उन्होंने जो भी इंडिया में बाहर से इन्वेजन हो रहे थे, स्पेशली द इन्वेजन ऑफ अरब्स, यहाँ पे यू कैन सी अरब्स, तो अरब के इन्वेजन्स को इन्होंने रेजिस्ट किया था एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रतिहाराज. ओके, सो प्रतिहाराज इनका टोटल टाइम पीरियड जो है वो है फ्रॉम 8th to 11th century AD. Pratiharas were also called as Gurujaras. The Pratiharas stood as a fortification of India's defense against the hostility of the Muslims from the days of Junaid of Sindh. He was one of the amirs of the Sindh. जब अरब लोगों ने सिंध को जीत लिया था तो उसके बाद जुनैद जो था he became the one of the अमीर. कब हुआ था वो? 725 AD में हुआ था. एंड महमूद ऑफ गजनी, मतलब गजनी के खिलाफ भी जो राजपूत क्लैंस थे, राजपूत रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने डिफेंड किया था. दे स्टूड एज अ फोर्टिफिकेशन ऑफ द इंडिया. ओके, तो प्रतिहाराज का सबसे इंपॉर्टेंट किंग है जिसका नाम है नागभट्टा वन. उसका टाइम पीरियड है 725 to 740 AD एंड हियर यू कैन सी द सिमिलर डेट. ओके, 725. तो ऑब्वियसली ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही होगा वहां पे एंड नागभट्टा सक्सेसफुली डिफेंडेड द इंडियन बॉर्डर्स एट दैट टाइम. ओके, देन नागभट्टा ने उसकी कैपिटल रखी थी कन्नौज में. मैंने कहा था कि पहले जो था ड्यूरिंग द गुप्ताज कैपिटल जो थी, और गुप्ता से पहले इंडिया का जो पॉलिटिकल सेंटर था इट वाज द मगधा. उसके बाद स्लोली ड्यूरिंग द हर्षवर्धना कैपिटल सेंटर ऑफ द इंडिया बिकेम द कन्नौज एंड स्लोली ड्यूरिंग द मुगल्स एंड द ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल सेंटर मूव हुआ दिल्ली में. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है. और इसमें हाँ एक और चीज है, कन्नौज और दिल्ली इसके बीच में थोड़े टाइम के लिए देयर वाज द इंडिया पॉलिटिकल सेंटर एट कोलकाता. कोलकाता भी एक टेम्पररी पीरियड के लिए कैपिटल सेंटर था, पॉलिटिकल कैपिटल सेंटर इंडिया का. देन नागभट्टा वन, उसका डिसेंडेंट है वत्स राजा, उसका डिसेंडेंट है नागभट्टा टू. और सबसे इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द प्रतिहारा मिहिर भोजा, इसको राजा भोज भी कहा जाता है. द मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग. ड्यूरिंग हिज पीरियड द एम्पायर एक्सपांडेड फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम काठीवार टू बिहार. यानी कि सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सटेंशन जो था प्रतिहाराज का वो हुआ था ड्यूरिंग द मिहिर भोजा. ही टाइटल हिमसेल्फ आदि वराह. इसी से पता चलता है कि ही वॉज अ वैष्णवा, क्योंकि वराह जो है इट इज अ वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ द गॉड विष्णु. जो 10 इनकारनेशन है, 10 अवतार, उसमें से वन ऑफ द एक अवतार है वराह अवतार. ओके, देन उसका डिसेंडेंट है महेंद्रपाला. ही वॉज वन ऑफ ऑल्सो इंपॉर्टेंट किंग. उसका टाइम पीरियड है 885 to 908 AD. ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर मगधा एंड नॉर्दर्न बंगाल. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार तक तो आया था, उसके भी ईस्ट में जो प्रतिहाराज का एम्पायर था उसको एक्सपांड करने का काम किया था महेंद्रपाला ने, मगधा एंड नॉर्दर्न बंगाल.
बट ही वॉज डिफीटेड बाय कृष्णा III ऑफ द राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज का वन ऑफ द किंग था कृष्णा III। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा III ने कनौज तक जीत लिया था। सो कृष्णा III डिफीटेड महेंद्रपाला। अब यहां पे यू कैन सी इन दिस मैप द टोटल टेरिटोरियल एक्सटेंट एट द पीक ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर, यानी कि पूरे बंगाल तक इसका एक्सटेंशन हो चुका है। और ईस्ट में वो कामरूप तक जो था, कामरूप यानी कि आसाम, उसके बॉर्डर तक वो पहुंच चुका था। ओके, सो दिस इज द गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर एट इट्स पीक। और ये पीक कब था उसका? वो पीक था, यहाँ पे लिखा है देखो, 900 AD में। 900 AD वॉज द पीक टाइम फॉर द गुर्जर प्रतिहाराज। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। अल मसूदी नाम का एक ट्रैवलर था उस टाइम पे। सो अल मसूदी केम टू इंडिया वाया ओशनिक रूट। ओके, तो उसने इंडिया के उस टाइम के जो तीनों ट्राइपार्टिएट जो बोलते हैं हम, तीनों जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे उनका बारे में कुछ कुछ लिखा है। तो अभी देखते हैं अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहाराज के बारे में क्या लिखता है। ही रोट द नेम ऑफ गुर्जर प्रतिहारा किंगडम एज अल जुजर, यानी कि ग्रेट पावर। दिस इज अरेबिक वर्ड। अल मसूदी का कहना था गुर्जर प्रतिहारा हैड बेस्ट कैवलरी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और कैवलरी होने का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा स्विफ्ट मूवमेंट, ओके, एंड स्पीड। देन राजशेखरा, वन ऑफ द संस्कृत पोएट, वॉज इन देयर्स कोर्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। राजशेखरा, याद रखो, राजशेखरा नाम का इंपॉर्टेंट पोएट था एट दैट टाइम, जो गुर्जर प्रतिहाराज के कोर्ट में था। गुर्जर प्रतिहारा ऑल्सो सेंड एम्बेसी टू बगदाद। अभी जो बगदाद था, दिस बिकेम द वन ऑफ द पावरफुल नॉलेजेबल सेंटर एट दैट टाइम। जो गुर्जर प्रतिहाराज का, या फिर इंडिया में अर्ली मिडावल पीरियड जो है, अर्ली मिडावल पीरियड, तो ये पीरियड में बगदाद वाज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द नॉलेज। बगदाद क्या करता था? जो वेस्ट था और जो ईस्ट था, इन दोनों के जो भी नॉलेज होते थे उसको एक करता था, और वहां पे उस पे ऊपर स्पेशलाइजेशन या फिर रिसर्च होती थी। सो बगदाद वाज द वन ऑफ द सेंटर ऑफ द नॉलेज एट दैट टाइम। तो उसकी वजह से गुर्जर प्रतिहाराज को लगा कि बगदाद के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे सेंट द एम्बेसी टू बगदाद। उसके बाद डिक्लाइन, हाउ द गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन, वो देखते हैं। राज्यपाला वॉज द लास्ट प्रतिहारा किंग। द वास्ट एम्पायर वॉज रिड्यूस्ड टू कन्नौज। द प्रतिहारा पावर बिगैन टू डिक्लाइन आफ्टर महमूद ऑफ गजनी अटैक द किंगडम। उसने कब अटैक किया था किंगडम पे? प्रतिहाराज के 1018 AD में। और उस टाइम पे हुआ क्या? गुर्जर प्रतिहाराज का जो रूलर था वो थोड़ा सा वीक था, उसकी वजह से वो हार गए होंगे। उसके बाद आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहाराज, देयर फ्यूडेटरीज पालाज, तोरमानाज, चौहान्स, देन राठौर्स एंड चंदेल्स प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस. Guilas and Parmaras became independent rulers. There was complete anarchism in Bengal between 750 to 760 AD, यानी कि 10 सालों तक आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द गुर्जर प्रतिहाराज देयर वाज द टोटल एनार्की इन द बंगाल. अब देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द पाला डिनेस्टी. फिर से एक बार मैप में जाते हैं अपना ट्राइपार्टिएट वाला. पालाज को देखेंगे तो बंगाल इज अ कोर ऑफ द पालाज किंगडम. ओके, तो पालाज उनका फाउंडर कहा जाता है गोपाल. उसका टाइम पीरियड है 765 टू 769 AD. अब यहाँ पे यू कैन सी 760 तक तो यहाँ पे टोटल एनार्की थी बंगाल में, पर उसके 5 साल बाद ये बंदा यहाँ पे राइज हुआ था, गोपाल. और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हिस्ट्री में एनार्की होती है, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर द गुड किंग टू राइज अप टू द किंगशिप. तो गोपाल ने भी वही चांस यूज किया था. ओके, then he is considered as a founder of the Pala dynasty and also restored the order in Bengal. He ruled over northern and eastern India. Then he expanded the Pala dynasty and extended his power over the Magadha. चालू हुआ कहाँ पे? बंगाल में. और मगधा को भी उसने, यानी कि बिहार वाले वो रीजन तक उसने जो था वो पूरा का पूरा रीजन जीत लिया था. उसके बाद उसका डिसेंडेंट आता है धर्मपाल. उसका टाइम पीरियड 769 टू 815 AD. ही इज द सन ऑफ गोपाल एंड सक्सीडेड हिज फादर. ही ब्रॉट बंगाल, बिहार एंड कन्नौज अंडर हिज
कंट्रोल. ही डिफीटेड प्रतिहाराज एंड बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया. इससे पहले जो मास्टर थे नॉर्थ इंडिया के वो थे गुर्जर प्रतिहाराज. उसके बाद धर्मपाला बन गया. ही वॉज स्टेडफास्ट बुद्धिस्ट एंड फाउंडेड फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड सेवरल मोनेस्ट्रीज. ही ऑल्सो रिस्टोर्ड नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा जो था हमने देखा था गुप्ता किंग शक्करादित्य ने इसको बिल्ड किया था, पर उसके बाद इसका थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो इसको फिर से रिस्टोर किया. एज वेल एज नई एक और यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विक्रमशिला, उसको भी बिल्ड किया था. अब याद रखो इंडियन हिस्ट्री में देयर वर 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज. एक थी तक्षशिला, दूसरी थी नालंदा एंड थर्ड वाज द विक्रमशिला. और छोटी छोटी बहुत सारी थी, पर दीज आर काइंड ऑफ टूडेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एट दैट टाइम. ओके, सो दिस वाज अबाउट द धर्मपाल. धर्मपाल के बाद आता है उसका सक्सेसर जिसका नाम है देवपाल. उसका टाइम पीरियड है 815 टू 855 AD. देवपाल इज सन ऑफ द धर्मपाल हु सक्सेडेड हिज फादर. ही कैप्चर्ड आसाम एंड ओडिशा. यानी कि इतने टाइम तक हुआ क्या, पालाज जो है वो बंगाल से निकले और वेस्ट की तरफ एक्सपांड हो रहे थे. ड्यूरिंग देवपाल वो थोड़ा साउथ की तरफ भी एक्सपांड हो गए. देन हिज डिसेंडेंट जिसका नाम है महिपाल, उसका टाइम पीरियड है 998 टू 1038 AD. पालाज बिकेम पावरफुल ड्यूरिंग हिज रेन. फिर से इसके टाइम पे पालाज जो थे वो पावरफुल बन गए. द पाला डायनेस्टी डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ महिपाल. महिपाल जो था ही वाज द लास्ट सिग्निफिकेंट किंग ऑफ द पालाज. देन पालाज का जो ओरिजिनली लास्ट किंग जो था वो था गोविंद पाल. ही वाज द लास्ट किंग ऑफ पाला. इसके बाद पालाज का टोटल डिक्लाइन हो जाता है. पालाज ऑल्सो प्लेस्ड देयर कैपिटल एट कन्नौज. इससे पहले हमने देखा गुर्जर प्रतिहाराज का भी था, पालाज ने भी था. ओके, उसके बाद सुलेमान नाम का एक वन ऑफ द ट्रेवल था, जैसे हमने ड्यूरिंग गुर्जर प्रतिहाराज देखा था अल्मोसौदी. तो सुलेमान जो था ही कॉल्ड पालाज किंगडम एज ए रुहमा. ओके, देन पैट्रोनल यूनिवर्सिटीज, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एंड बहुत सारी मोनेस्ट्रीज का, स्पेशली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, उनका एक्सपांशन एंड उसका कंसोलिडेशन ड्यूरिंग द पालाज हुआ था वहां पे. इसी टाइम पे द थर्ड सेगमेंट ऑफ द बुद्धिज्म या फिर थर्ड सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म जो था वो यहाँ पे राइज होना चालू हो गया था. इससे पहले हमने जब बुद्धिस्ट काउंसिल देखी थी तो उसमें हमने 2 फैक्शन देखे थे. एक था हिनायाना बुद्धिज्म और उससे नया चालू हुआ वो था महायाना बुद्धिज्म, स्पेशली ड्यूरिंग द कुशाना एंड कनिष्का पीरियड. और उसके बाद ड्यूरिंग द पालाज द थर्ड सेक्ट और द थर्ड फैक्शन ऑफ द बुद्धिज्म जिसको कहा जाता है वज्रयाना बुद्धिज्म, तो ये यहाँ पे राइज हुआ था. अब वज्रयाना बुद्धिज्म जो है इट इज काइंड ऑफ अथर्ववेदा में जो अथर्वन ट्रेडिशन है या फिर अथर्वन कल्चर है, तो उसी टाइप का ये वज्रयाना बुद्धिज्म है. यानी कि अथर्वन जो भी ट्रेडिशन होगा तो उसमें मेनली तंत्र मंत्र विद्या वगैरह ऐसी चीजों को ज्यादा एम्फोसिस दिया हुआ है. एंड इन सिमिलर वे जो वज्रयाना बुद्धिज्म में जो है उसमें भी तंत्र मंत्र विद्या वाली जैसी चीजें उसको भी यहाँ पे एम्फोसिस दिया हुआ है. ओके, सो इट इज लाइक अथर्ववेदा. रिलेशंस विथ मलायन किंग शैलेंद्र इसने अच्छे रखे थे. मलाया में शैलेंद्र डिनेस्टी नाम की एक डिनेस्टी रूल कर रही थी जिसको चोलाज ने हराया था, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. तो चोलाज ने जिनको हराया था उनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस थे. तो शैलेंद्र डिनेस्टी में ऐसा कहा जाता है कि इनके एम्पायर के अंडर एक क्या बोल सकते हैं मोनेस्ट्री या फिर स्तूपास भी बनाए थे. देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नॉर्थ इंडिया पाला यूज्ड elephant as a large scale for war machine in the wars. Okay, for the first time in North India elephant जो है as a war machine यूज किए गए by the Palas. in South India चोरा, चेरा एंड पांड्या, ये जो 3 किंगडम हमने देखे थे कौन से चोला, चेरा एंड पांड्या, तो ये पहले से एलिफेंट यूज करते थे. बट जो नॉर्थ इंडिया था वहां पे एलिफेंट कम थे, पॉपुलेशन उनकी कम थी. सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे यूज दिस. और इसके बाद जो मुगल्स आए थे उन्होंने कॉमनली एलिफेंट्स का यूज करना चालू कर दिया. एलिफेंट बिकेम द मच मोर इंपॉर्टेंट इन द आर्मीज ऑफ द मुगल्स. ओके, इसके बाद दिस इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द धर्मपाल फॉर शॉर्ट पीरियड. और ये पीरियड कौन सा है 770 टू 810. मतलब इतने छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो एक्चुअल पाला किंगडम है वो इतने सारे एरिया तक एक्सपांड हुआ था. ओके, ग्रीन एरिया. और ये स्पेशली ड्यूरिंग रेन ऑफ द धर्मपाल. उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द राष्ट्रकूटास. यहाँ पे यू कैन सी
द डेक्कन पार्ट, स्पेशली द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल डेक्कन पार्ट वॉज अंडर द राष्ट्रकूटा एम्पायर. और राष्ट्रकूट जो थे इनकी एक स्पेशलिटी है, इनकी जो राष्ट्रकूटा डिनेस्टी थी यानी कि राष्ट्रकूटा फैमिली, उनमें सारे के सारे एक से बढ़कर एक किंग थे. ऐसा नहीं था कि दो किंग अच्छे उसके बाद टोटल डिक्लाइन चालू हो गया. इनमें सारे के सारे किंग जो थे वो वैलोर वाले, शौर्य वाले किंग थे. ओके, तो अभी देखते हैं इनके बारे में. राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज का राइज कब हुआ और वो कब तक इंडिया में एग्जिस्ट हुए थे? इट वॉज बिटवीन द 725 टू 985 एडी. इनका फाउंडर था दंती दुर्ग. हमने कल के लेक्चर में देखा था कि चालुक्यस जो थे, लास्ट वाला चालुक्य किंग जो था वाटापी या फिर बदामी का, उसको दंती दुर्ग ने हराया था. एंड ही एस्टेब्लिश हिज ओन डिनेस्टी जिसको कहा जाता है राष्ट्रकूटाज. ही वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटाज. ही फिक्स हिज कैपिटल एट मैनखेड. आज के टाइम पे उसको कहा जाता है मालखेड़. इट इज नियर मॉडर्न सिटी ऑफ द सोलापुर इन महाराष्ट्र. ओके, ही बिगन हिज career as a feudatory of the Chalukya of Kalyani. Okay, then his victories are mentioned in सामंत प्लेट. सामनगढ़ प्लेट नाम की एक प्लेट है. सामनगढ़ नाम का एक प्लेस है जहाँ पे फोर्ट भी है छोटा सा. तो सामनगढ़ जो प्लेस है वहां पे एक कॉपर प्लेट मिली है, उस पे इसका नाम लिखा गया है. एंड दशावतारा केव नाम की केव्स है विच वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द चालुक्या. तो वहां पे भी इसका नाम दिया गया है दंती दुर्ग. तो इन दो चीजों से कौन सी, एक तो है सामानगढ़ वाली और दूसरा दशावतारा केव. तो वहां से हमें अकाउंट मिलता है कि द दंती दुर्गा नाम का एक किंग था हु एग्जिस्टेड एंड हु एस्टेब्लिश द राष्ट्रकूटा डिनेस्टी. उसके बाद इसका डिसेंडेंट आया जिसका नाम है कृष्णावन. ही कंस्ट्रक्टेड मैग्निफिसेंट रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल एट एलोरा. नाउ इट इज कॉल्ड एज कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ द एल्लोरा. अब कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में ऐसा कहा जाता है, जनरली होता क्या है, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, सॉरी बॉटम टू टॉप जाते हैं. यानी कि जो बेस होता है उसको पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद टॉप कंस्ट्रक्ट करते हैं. पर ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है एल्लोरा का, इसमें हुआ क्या है, यहाँ से टॉप टू बॉटम आए. यानी कि पहले टॉप कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद में लास्ट में बेस कंस्ट्रक्ट किया. तो ऐसा कहा जाता है कि अर्लियर इट वाज वन ऑफ द हिल. तो जो ये हिल था तो हिल को कट करके यहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया है, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ येल्लोरा. कृष्णावन के बाद उसका इंपॉर्टेंट डिसेंडेंट आया जिसका नाम है ध्रुवा 3. ही वॉज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर. ही डिफीटेड प्रतिहारा रूलर वत्सराजा. वत्सराजा नाम का प्रतिहारा रूलर था, उसको हराया था. एंड ऑल्सो पाला रूलर धर्मपाला. एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे यू कैन सी एक लेवल के नीचे यानी कि सेंट्रल डेक्कन के नीचे धर्मपाला का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो आया नहीं. क्यों? क्योंकि नीचे राष्ट्रकूटास थे. ओके, उसके बाद उसका डिसेंडेंट आता है गोविंदा 3 जो हमने अभी देखा था, जिसने ऊपर भी अटैक किया था. डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर नागवट्टा 2 एंड पाला रूलर धर्मपाल. यानी कि धर्मपाल 2 बार डिफीट हुआ था, एक बार ध्रुवा, सेकंड बार गोविंदा. देन सिग्निफिकेंट किंग, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट किंग ऑफ द टोटल डिनेस्टी ऑफ द दंती दुर्गास फैमिली, उसका नाम है अमोघ वर्षा. अमोघ वर्षा 1 भी कहा जाता है इसको. इसका टाइम पीरियड था 814 टू 78 एडी. ओके, वो एक्चुअल ये होना चाहिए था 878 एडी. द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा किंग, अल मसूदी ने इसको कहा है वल्लभ राजा. वल्लभ राजा, वल्लभ राजा किसको कहा है? अमोघ वर्षा को. ही प्रिफर्ड रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर. यानी कि वो वॉर करने से अच्छा रिलीजन एंड लिटरेचर को सपोर्ट करना बेटर समझता था. ही वॉज कॉल्ड एज सर्वा एंड ऑल्सो एज नारी नृपतुंगा. नृपतुंगा. ओके, तो ये 2 वर्ड्स है जो एज ए टाइटल उसने यूज किए थे, सर्वा नृपतुंगा. ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, अगर डिवाइड करोगे या फिर कट करोगे वर्ड को, नृप जो होता है नृप, इट इज नेम ऑफ किंग. किंग को जो है वो संस्कृत में नृप भी बोलते हैं, नृप. ओके, और तुंगा इट मीन्स ग्लोरीफाइड, ऐसा भी हो सकता है. सो
ग्लोरीफाइड किंग है, ऐसा भी इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं. देन अमोघवर्षा रोट बुक, कौन सी है? कविराज मार्ग. दिस वॉज द बुक रिटन बाय अमोघवर्षा, विच इज द फर्स्ट वर्क इन पोएटिक्स इन कन्नड़ा लैंग्वेज. कन्नड़ा लैंग्वेज या फिर कनरसी, दैट इज कन्नड़ा, उसका अल्टरनेट नाम है. कन्नड़ा लैंग्वेज में इट इज अ फर्स्ट पोएटिक बुक, कविराज मार्ग. ही ऑल्सो ऑथर्ड बुक कॉल्ड रानमालिका. He also authored Ranamalika and another called as Pasannotra Malika. अभी यहाँ पे 3 बुक हो गए. कौन से? कविराज मार्ग, रत्नमालिका एंड प्रसन्नोत्र मालिका. अब यहाँ पे 2 मालिका है और एक मार्ग है. यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक मार्ग और 2 मालिका, या फिर KRP इन द शॉर्ट फॉर्म इसका KRP, ऐसे भी याद रख सकते हैं. तो इसी से एक और चीज पता चलती है कि कन्नड़ा लैंग्वेज जो थी, कर्नाटका की लैंग्वेज, वो ये टाइम में टोटल इवॉल्व हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि अगर किसी भी लैंग्वेज में पोएटिक्स करनी है, इट मीन्स वो लैंग्वेज का जो बेस है, उसका जो क्या बोल सकते हो, उसकी डिक्शनरी जो है, उसके वर्ड जो है, वो टोटली मैच्योर होने चाहिए. और यहाँ पे पोएटिक्स हुई, इसका मतलब वो लैंग्वेज जो थी वो मैच्योर थी. और ऐसा भी कहा जाता है कि इन द राष्ट्रकूटा कोड द कर्नाटका की जो कन्नड़ा लैंग्वेज है, इट वाज यूज्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस. ओके. देन अमोघवर्षा का सक्सेसर आता है जिसका नाम है इंदिरा III. ही वॉज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर. ही री एस्टेब्लिश द एम्पायर. यानी कि जब अमोघवर्षा का डिक्लाइन हुआ था या फिर उसकी डेथ हुई थी, तो उसके बीच में थोड़ा सा शायद से ट्रबल आया होगा इन द राष्ट्रकूटा फैमिली. पर जैसे इंदिरा III आया, उसने फिर से एम्पायर जो था उसको री एस्टेब्लिश करना चालू कर दिया. इन 915 AD ही इन्वेडेड कन्नौज एंड गेन कंट्रोल ओवर गुजरात. ओके. ही वाज अ दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंट किंग. जो कन्नौज 2 लोगों की कैपिटल थी, कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार एंड पाला. उन दोनों की कैपिटल जो थी, यानी कि बहुत सारी प्रॉस्परस चीजें वहां पे होंगी. और कन्नौज वाज द वन ऑफ द पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम, जो मैंने पहले बोला है. तो कन्नौज को जीतना, इट वाज वन ऑफ द सिंबॉलिक थिंग एट दैट टाइम. तो ये बंदे ने क्या किया, कन्नौज को भी जीता और गुजरात का कंट्रोल भी इसने चालू कर दिया. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इंदिरा III जो था वो कन्नौज में रुका नहीं. जैसे कन्नौज उसने जीत लिया, वो फिर से वापस साउथ ऑफ द विंध्यास उसके खुद के कैपिटल में आ गया था. दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू कंसोलिडेट द राष्ट्रकूटा पावर इन द नॉर्थ ऑफ विंध्या, स्पेशली इन द कन्नौज रीजन. उसके बाद उसका डिसेंडेंट आया जिसका नाम है कृष्णा III. ही वॉज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर. जो भी इन्वेडेड इंडिया में करते थे उनको लाइक प्रतिहारास इसने डिफीट किया था. ही ऑल्सो डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर. प्रतिहारास को तो डिफीट किया ही किया. जो भी इंडिया में इन्वेजन होता था, स्पेशली फ्रॉम द अरब्स एंड द अफगान्स, तो उसको डिफेंड करना भी इसने काम किया था. स्पेशली कौन से रीजन में? गुजरात वाले रीजन में. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इंदिरा III द गुजरात केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द राष्ट्रकूटास. और गुजरात का देखेंगे तो सिंध से बाजू में ही है, सिंध से डायरेक्ट गुजरात में एंट्री मिल सकती है. ओके. देन ही आल्सो डिफीटेड द चोला रूलर प्रांतकावन इन 494 AD. यानी कि कृष्णा III ने जो राष्ट्रकूटा एम्पायर जो अर्लियर नॉर्थ में एक्सपांड हुआ था, उसको साउथ में एक्सपांड करना भी चालू कर दिया था. एंड चोला जो थे उस टाइम पे सबसे पावरफुल माने जाते थे इन द साउथ इंडिया, उनको भी हराया था इसने. एंड एनेक्स्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चोला एम्पायर. चोला एम्पायर का नॉर्दर्न पार्ट भी एनेक्स किया था. रामेश्वरम एंड सेट अप अ पिलर ऑफ द विक्ट्री देयर. रामेश्वरम तक ये बंदा गया था और रामेश्वरम में इसने एक विक्ट्री का पिलर वहां पे इंस्टॉल किया एंड बिल्ड अ टेम्पल. अभी तक हमने देखा था इंदिरा III तक क्या होता था, जो राष्ट्रकूटा थे वो डेक्कन से नॉर्थ में जाते थे, पर कृष्णा III साउथ में गए. ओके. देन इनके बारे में और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं. राष्ट्रकूटा जो थे, दे अलाउड मुस्लिम ट्रेडर डायरेक्टली इन एम्पायर. फॉर द फर्स्ट टाइम जो डायरेक्ट एम्पायर में एंट्री होती थी ट्रेडर्स की, वो राष्ट्रकूटा ने चालू की. उसके बाद पूरे इंडिया में वो कल्चर ट्रेडिशन हो गया था. स्वयंभू नाम का एक पोएट था, उसको कहा जाता है अपभ्रंशा पोएट. यानी कि जनरली अगर हम देखेंगे तो जो हम आज लैंग्वेज स्पीक करते हैं, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज. तो इसी लैंग्वेज को हम क्रूड फॉर्म में लेके जाए तो उसको कहा जाता है अपभ्रंशा लैंग्वेज.
तो क्रूड लैंग्वेज या फिर इसको अल्टरनेटिव प्राकृत भी कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली नॉट प्राकृत, प्राकृत से सिमिलर, तो उसको कहा जाता है अपभ्रंशा लैंग्वेज. सो स्वयंभू नाम का एक पोएट था, वाज अ अपभ्रंशा पोएट, वाज इन कोर्ट ऑफ द राष्ट्रकूटाज. ओके, उसके बाद दे एडॉप्टेड पर्दा सिस्टम इन कोर्ट. अब पर्दा सिस्टम जो है एक्चुअली दिस इज अ कल्चर ऑफ द मुस्लिम्स, पर मुस्लिम्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो था वो राष्ट्रकूटाज के टाइम पे चालू हो चुका था. एंड दैट्स व्हाई सम कल्चर और द सम ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम इन्वेडर, स्पेशली द अरब ट्रेडर्स, वो अडॉप्ट किए थे राष्ट्रकूटाज ने. देयर वॉज नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ सक्सेशन, ये चीज हमने गुप्ताज के टाइम पे भी देखी थी. देयर वॉज नो डायरेक्ट पैटर्न ऑफ द सक्सेशन. अब देखते हैं टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में. पालाज एंड परमार जो थे, दोनों नॉर्थ इंडिया के बंदे, तो इनका जो डिवीजन था टेरिटोरियल वो अराउंड सेम था. पर राष्ट्रकूटाज जो थे, जो साउथ ऑफ द डेक्कन थे, सॉरी साउथ ऑफ द विंध्यास थे और डेक्कन में प्लेस थे, तो उनका जो टेरिटोरियल डिवीजन था वो अलग था. पालाज में क्या था, पालाज एंड परमार में भुक्तीज, अल्टरनेटली कहा जाता है ऊपर का, वो सबसे ऊपर था. उसके बाद नीचे आता था मंडला और द विषया, उसका हेड था विषयापति. एंड सबसे लास्ट में पट्टला, उसका हेड होता था सामंता या फिर भोगापति. सामंत मैंने कहा था फ्यूडलिज्म, फ्यूडेटरीज, ये चालू हुआ था ड्यूरिंग द गुप्ताज. ओके, इन्हीं को सामंत कहा जाता है, सरदार. उसके बाद राष्ट्रकूटाज, इनका सबसे ऊपर आता था राष्ट्र, राष्ट्र का हेड होता था राष्ट्रपति. उसके बाद आता था विषया और लास्ट में भुक्तीज. यहाँ पे यू कैन सी ये जो ऊपर वाला डिवीजन है ये यहाँ पे नीचे है, ये बराबर है, पैरेलल वाला, मिडल वाला, और राष्ट्र जो है वो अलग चीज होती है. ओके, सो दिस इज ए टेरिटोरियल डिवीजन बिटवीन द पाला एंड परमारा एंड राष्ट्रकूटा. विलेज वॉज बेस फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम. कोतवाल यूज टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट द लोकल लेवल, तभी से कोतवाल नाम की पोस्ट निकली है. ओके, एट विलेज लेवल देयर वर द ऑफिशियल्स लाइक नाद गौनवा, देन देश ग्रामुक्ताज. दीज वर द टू इंपॉर्टेंट लोकल विलेज ऑफिशियल्स एट दैट टाइम. इसके बाद देखते हैं अभी अर्ली मिडल इंडिया में प्रॉपर. अब अर्ली मिडल इंडिया जो था उसका टाइम पीरियड है 800 टू 1200 एडी, और इससे पहले जो था वो एंशिएंट इंडिया है. इसके बाद वाला जो चालू होगा वो होगा मिडेवल इंडिया. ओके, इसके पहले का एंशिएंट इंडिया, यानी कि 800 एडी से पहले जितना भी हिस्ट्री हमने अभी तक देखा है इट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. और 1200 के बाद जो भी हिस्ट्री देखेगी दिस विल बी कंसिडर्ड एज मिडेवल हिस्ट्री. तो मिडेवल हिस्ट्री में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ राजपूत क्लैंस एंड डिनेस्टीज हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम. तो अभी हम कुछ डिनेस्टीज के बारे में देखेंगे. सबसे पहले सेन डिनेस्टी, उसका फाउंडर था सामंत सेन. अभी सेन है तो सबके नाम के एंड में जो सफिक्स होता है उसमें सेन लगेगा. सामंत सेन, उसका डिसेंडेंट हेमंत सेन, ही यूज्ड टू कॉल्ड एज रियल फाउंडर ऑफ द सेनाज. देन विजय सेन, उसके टाइम पे हरिराज ऋषभ शंकर नाम का एक बंदा था. देन बल्लाळ सेन, सबसे इंपॉर्टेंट हरिराज नि शंकर, ऐसा भी कहा जाता है इसको. ये जो वर्ड है these are the kind of alternate names for themselves. Okay, then he wrote Dhyana Sagar and Adbhut Shastra. He wrote 2 books, Dhyana Sagar and Adbhut Shastra. Later completed by his son जिसका नाम था लक्ष्मण सेना. यानी कि ये जो टेक्स्ट था अद्भुत शास्त्र ये टोटल कंप्लीट नहीं हुआ था ड्यूरिंग द बल्लाळ सेन, और उसके बाद उसका जो बेटा आया था उसने लक्ष्मण सेन ने ये बुक को कंप्लीट किया था. लक्ष्मण सेन, इसने खुद को टाइटल दिया था हरिराज मदन शंकर. अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो टाइटल जो है वो मेनली शेवेट से शंकर, यहाँ पे भी शंकर, यहाँ पे भी शंकर. इसी से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि दे वर द फॉलोअर ऑफ द शेवेट सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म. इसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था मिडेवल अर्ली मिडेवल पीरियड का, जिसका नाम है जयदेव, जिसने बुक लिखी गीत गोविंद. ओके, गीत गोविंद सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है ये अर्ली मिडेवल का, जयदेव. यह है मैप जो उस टाइम पे था ड्यूरिंग द अर्ली मिडेवल पीरियड. यहाँ पे यू कैन सी पालाज जो थे यहाँ पे थे. ओके, और जो
बाद में हमने सेनाज देखे थे, सेनाज वो यहाँ पे इनका इवोल्यूशन हुआ था सेनाज का। ओके, देन चंडेला, चंडेलाज का लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज अराउंड द ग्वालियर रीजन, एमपी का आज का ग्वालियर वाला वो रीजन, वहाँ पे थे चंडेलाज। चंडेलाज का जो फाउंडर है वो उसको कहा जाता है नानुक। उसके बाद आता है यशोवर्मा। ही इंस्टॉल्ड विष्णु टेम्पल नेम्ड चतुर्भुज एट खजुराहो। खजुराहो को भी वन ऑफ द टेम्पल सिटी कहा जाता है इंडिया का। ओके, तो खजुराहो में यशोवर्मन ने विष्णु टेम्पल एट द प्लेस वेयर खजुराहो में विष्णु टेम्पल इंस्टॉल किया था, और उसका नाम जो है वो है चतुर्भुज टेम्पल। ओके, देन धांग नाम का एक चंडेल रूलर था, उसको कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ द चंडेला किंगडम, क्योंकि उसने जो था चंडेलाज का टोटल टेरिटोरियल एक्सटेंड उसको कंसोलिडेट किया था, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज रियल फाउंडर ऑफ द चंडेला। उसके बाद ही बिल्ड टेम्पल लाइक विश्वनाथ टेम्पल। ओके, देन वैकुनाथ नाग टेम्पल एंड वैद्यनाथ टेम्पल, ये 3 टेम्पल जो है इंपॉर्टेंट टेम्पल माने जाते हैं चंडेला डिनेस्टी के अंडर कंस्ट्रक्ट हुए वाले। ओके, अब इसको रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो चंडेलाज का टेरिटोरियल एक्सटेंड था उसको इसने कंसोलिडेट किया था। उसके बाद वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिसेंडेंट आता है धांग का, जिसका नाम है विद्याधर। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल अमंग द चंडेला रूलर्स। इसी के टाइम पे महमूद ऑफ गजनी ने 2 बार अटैक किया था इंडिया पे। ओके, इसी के टाइम पे महमूद गजनी ने 2 बार इंडिया पे अटैक किया था, चंडेला डिनेस्टी। उसके बाद देखते हैं चालुक्य डिनेस्टी, चालुक्य ऑफ गुजरात। यहाँ पे देखते हैं किधर गया, हाँ ये वाला रीजन। लेटर चालुक्यस भी जिनको कहा जाता है, जो हमने देखा था देयर वर 3 चालुक्यस इन इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें से लास्ट वाले जो चालुक्य, लेटर चालुक्य और द चालुक्य ऑफ गुजरात, वहाँ पे वो इनका फाउंडर कहा जाता है भीमावन को। सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी फाउंडर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट किंग है भीमावन। तो इसका टाइम पीरियड है 1025 एडी। इसी के टाइम पे मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था ड्यूरिंग हिज रेन। इसी के टाइम पे देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू। माउंट अबू में दिलवारा टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था, विच इज अ जैन टेम्पल। और ये टेम्पल डेडिकेटेड किसको किया गया है, वृषभ देव को। वृषभ देव वाज द वन ऑफ द तीर्थंकारा। कौन से थे, फर्स्ट तीर्थंकारा। देन जय सिंह सिद्धराज, इसी का अल्टरनेट नाम है अवंतीनाथ। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द भीमावन। ही स्टार्टेड सिद्ध संवत, यानी कि सिद्धा कैलेंडर जो हमने देखा था इससे पहले, उसमें थे शक कैलेंडर, विक्रम कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत, उसी के टाइप का एक नया सिद्ध संवत यहाँ पे चालू होता है। इसके बाद ही अबॉलिश द रिलीजियस टैक्स फॉर दर्शन इन सोमनाथ टेम्पल, यानी कि इससे पहले वहां पे सोमनाथ टेम्पल को अगर विजिट करना है तो टैक्स लगाया जाता था, पर जो सिद्धराज था उसने वो टैक्स एबॉलिश कर दिया। देन कुमारपाल, उसके टाइम पे पोएट जयसिंह सूरी नाम का एक बंदा था, हु रोट कुमारपाल चरित। इसी से हमें चालुक्य यानी कि लेटर चालुक्य के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। देन वन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट किंग मूलराज इन 1178 एडी। ही डिफीटेड मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी को ये बंदे ने डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ नहरवाला। नहरवाला पे एक बैटल हुई थी जहां पे मोहम्मद घुरी को इसने डिफीट किया था। ओके, मूलराज 2 नाम है उसका। उसके बाद कालाचूरीज, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। कालाचूरीज यहाँ पे यू कैन सी इन द येलो हाईलाइट, ये वाला कालाचूरीज। कालाचूरीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, 2-3 लोग इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोकल्या, देन युवराज 1। ही बिल्ड 64 योगिनी टेम्पल इन बेड़ाघाट। बेड़ाघाट पे 64 योगिनी नाम का टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था कालाचूरीज ने। उसके बाद लक्ष्मीकर्ण नाम का एक वन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट किंग माना जाता है। ही यूज्ड टू कंपेयर्ड बाय द हिस्टोरियन विद द नेपोलियन ड्यू टू हिज विक्ट्रीज एट दैट टाइम। इंडिया का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है समुद्रगुप्ता को। ओके, याद रखो। बट स्टिल लक्ष्मीकर्ण जो था कालाचूरीज का वन ऑफ द किंग, तो
उसको भी हिस्टोरियंस जो है वो नेपोलियन के साथ कंपेयर करते हैं, क्यों? ड्यू टू हिज विक्ट्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कालाचूरिस जो इन्हीं को हैयाज भी कहा जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होना, दिस इज द अल्टरनेट नेम, हैयाज। सो आज के लेक्चर के इतना ही काफ़ी है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस, और फिर बाद में मिलेंगे अगले लेक्चर्स में।